हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर। मैं एचपी सर आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी की एक वर्णनात्मक थ्योरिकल क्लास, जिसमें आपके फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे आप, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। जिसमें आप पहले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे वर्णमाला से रिलेटिव अनेक प्रकार के प्रश्नों के साथ थ्योरिकल क्लास। चैप्टर पहला, वर्णमाला। मैं एचपी सर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर के साथ। शैक्षणिक योग्यताओं के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ, और हम चलते हैं बिना समय गंवाए अपने थ्योरी क्लास की ओर, जिसमें कि हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे वर्णमाला। चैप्टर 1, वर्णमाला। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। जब हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, या हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है वह क्या है? भाषा है। और उस ध्वनि को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और ध्वनि को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। यहाँ से ही बेटा क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। जब हम वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम या समूह देते हैं तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का अध्ययन हम दो प्रकार से करते हैं। वर्णमाला का अध्ययन हम दो प्रकार से करते हैं। बेटा सभी लोग ध्यानपूर्वक क्लास को देखें, व नोटपैड पर नोट करते जाएं या स्क्रीनशॉट लेते जाएं क्लास का। यहाँ से आपको थ्योरी क्लास टॉपिक बाय टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण कंप्लीट कराई जाएगी, जिसमें कि आपको प्रैक्टिस सेट टॉपिक बाय टॉपिक मिलेंगे, थ्योरी का क्लास मिलेगी। तो सभी लोग बिल्कुल भी क्लास को मिस ना करें। सेशन को बेटा लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, दबाएं। चलिए, वर्णमाला का अध्ययन हम कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से करते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं बेटा? तो वर्णमाला का जो अध्ययन करते हैं तो एक होता है आपका स्वर, और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। एक क्या होता है? स्वर, और दूसरा व्यंजन। वर्णमाला का अध्ययन हम दो प्रकार से करते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, सबसे पहले स्वर, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता ना पड़े। अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, अर्थात ऐसे वर्ण जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं तथा पूर्ण होते हैं। भाई अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़नी है बेटा। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात ऐसे वर्ण जो अपने आप में स्वतंत्र भी होते हैं और कैसे होते हैं? पूर्ण होते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी,
छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके क्या हैं, सभी स्वर हैं। ये आपके सभी स्वर हैं। बेटा चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं और एक कंप्लीट क्लास को अपने नोटपैड पर नोट करें। अब बात करते हैं व्यंजन की, बात करते हैं तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। भाई कोई भी व्यंजन वर्ण अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। यदि हम किसी भी वर्ण से, जैसे कि हमने जैसे का लिखा, हमने क्या लिखा, का लिखा, तो ये पूर्ण है, ये पूर्ण है व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका स्वर छिपा हुआ है। यदि उसको हम विच्छेदन करें तो अगर इसमें से हम स्वर को हटाएं तो का कैसा बन जाएगा, हलंत वाला बन जाएगा। और इसमें से कुछ भी मात्रा नहीं है तो क्या है, छोटा लगा हुआ, तो ये आपका वर्ण विच्छेदन हो गया। इसमें से आपने आ निकाल दिया। अब ये अपने आप में क्या है, का वर्ण जो है, जो व्यंजन वर्ण है, जो कि अपने आप में कैसा है, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, या इसको पूर्ण करने के लिए स्वर की भी सहायता पड़ेगी। इसको स्वर से जोड़ना पड़ेगा तो जाके यह आपका क्या होगा, पूरा का बन पाएगा, नहीं तो क्या होगा, आपका आधा का ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़े, अर्थात ऐसे वर्ण अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं तथा अपूर्ण होते हैं। ठीक है। और एक बात और मेरे बच्चे, व्यंजन को इसीलिए अन्य नाम से, किस नाम से जानते हैं, तो व्यंजन का अन्य नाम जो होता है वो क्या है, हलंत वाला। हलंत वाला वर्ण या हलंत वाले वर्ण के नाम से भी हम व्यंजन वर्ण को जानते हैं। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं स्वर। हमने जैसा कि स्वर पढ़े हैं, और स्वर को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो स्वर को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, स्वर को संस्कृत में क्या बोलते हैं बेटा, तो स्वर को संस्कृत में हम बोलते हैं अच। किस नाम से जानते हैं, अच के नाम से हम स्वर को जानते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं स्वरों का अध्ययन 3 प्रकार से किया जाता है। बेटा स्वर का अध्ययन हम करते हैं तो कितने प्रकार से करते हैं, 3 प्रकार से करते हैं। नंबर पहला, नंबर दूसरा और नंबर तीसरा, ये 3 प्रकार से हम स्वरों का अध्ययन करते हैं। नंबर पहले किसका, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब छोटे स्वर, या कह सकते हैं ह्रस्व स्वर को लघु स्वर। तो ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक या लघु, ठीक है, या लघु बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लघु स्वर। तो ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक या लघु स्वर एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है। और कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ, ऋ। आ, ई, उ, ऋ, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने, 4 प्रकार के होते हैं ये आपके। ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये ह्रस्व स्वर में आपके आते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर। अब बात कर लेते हैं सेकंड दीर्घ स्वर की, बात करते हैं सेकंड दीर्घ स्वर की बात करते हैं। तो दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं बेटा, द्विमात्रिक, द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं और गुरु स्वर भी बोलते हैं, और साथ में इनको हम संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। किस नाम से जानते हैं, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं, जिसको दीर्घ स्वर, द्विमात्रक या गुरु। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चा। चलिए अब चलते हैं तीसरे की ओर। तो तीसरा क्या है आपका, विलुप्त स्वर। तीसरा क्या है,
प्लुप्त सुर। और प्लुप्त सुर को भी हम त्रिमात्रिक सुर के नाम से जानते हैं। अब बेटा प्लुप्त सुर में कौन कौन से होते हैं? प्लुप्त सुर में आपका आता है ओम, या किसी दूर खड़े व्यक्ति को पुकारने के लिए जो आप स्वर का उपयोग करते हैं वो क्या है? प्लुप्त सुर है। जैसे हमें किसी दूर खड़े व्यक्ति को पुकारना है तो हम अगर उसको आराम से आस्ते से पुकारेंगे, जैसे कि हमें राम को बुलाना है, कोई दूर खड़ा व्यक्ति राम है तो उसको अगर हम बुलाना है तो जैसे हम बुलाएंगे राम, तो क्या सुन लेगा? वो नहीं सुनेगा ना। हमें दूर खड़े व्यक्ति को पुकारने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुर को खींचना पड़ेगा। जैसे दूर खड़े व्यक्ति को बुलाना है तो कैसे बुलाओगे? राम, इस टाइप क्या करोगे? राम, इस तरीके से चिल्लाकर आप बुलाओगे तो दूर खड़े व्यक्ति के लिए जो आपने त्रिमात्रिक का उपयोग किया है, सुर को खींचा है, वो है आपका प्लुप्त सुर। और दूसरा इसका उपयोग मंत्रोच्चारण में होता है। जैसे हम ओम बोलेंगे तो ये अशुद्ध है, लेकिन ओम को सही ढंग से बोलने के लिए क्या बोलेंगे? ओम, ये शुद्ध स्वर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे? प्लुप्त सुर का उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया बच्चा? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम आगे आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर, और क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचते हैं यहाँ। इससे पहले हम ये भी देख लेते हैं दीर्घ सुर का निर्माण। भाई दीर्घ सुर को हमने संयुक्त सुर भी कहा है, दीर्घ सुर को हमने संयुक्त सुर भी कहा है, तो इनका निर्माण कैसे होता है बच्चा? यहाँ चलिए, दीर्घ सुर का निर्माण जो होता है, छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या बनाते हैं? बड़ा आ बनाते हैं। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाते हैं। छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई बनाते हैं। अब छोटा आ और छोटी ई मिल जाती है, छोटा आ और छोटी ई मिल जाती है तो ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ए बन जाता है। और छोटा आ और ए मिलके ए बनाते हैं, और छोटा आ और ऊ मिलके ओ बनाते हैं, और छोटा आ और ओ मिलके औ बनाते हैं। समझ में आया? छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ बनाते हैं। छोटी ई और छोटी ई मिलके दोनों क्या बनाते हैं? बड़ी ई बनाते हैं। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। और छोटा आ और ई को ले लिया जाता है तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। और छोटा आ के साथ इसी ए को ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। छोटा आ प्लस ऊ को लेंगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। और छोटा आ प्लस ओ को लेंगे तो क्या बनेगा? आओ बनेगा। क्लियर हो गया बेटा? चलिए बहुत बढ़िया। अब कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे कि हम आपसे कहें कि सुरों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ देखेंगे तो सुरों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? आ ई उ। यदि हम बात करें ह्रस्व स्वर या एक मात्रक या लघु स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। आ ई उ और ऋषि जुड़ जाता है उसमें। लेकिन यहाँ मूल स्वर की बात हो रही है, तो मूल स्वर जो आपके होते हैं, मूल स्वर जो होते हैं आपके कितने होते हैं? मूल सुर जो होते हैं आपके कितने हैं? तो मूल सुरों की संख्या कितनी बताई जा रही है? 3 बताई जाती है। कितनी? 3 बताई जाती है। कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। इसके बाद बात करते हैं, जैसे हमने बात की एक मात्रक, द्विमात्रक, त्रिमात्रक, तो ये क्या होता है? एक मात्रा काल क्या होता है? एक बार आँख की पलक झपकाने में लगा समय। हम अपनी आँख को पलक झपकाने में जितना समय लगता है, उसी समय मात्रा काल को एक मात्रा काल कहा जाता है। वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या अगर पूछ लेते हैं, वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या अगर पूछ लेते हैं तो कितनी है? 11 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 11। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा आ बड़ा, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि, ए ऐ ओ और आओ। ये आपके कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। मात्राएं पूछें अगर,
तो कुल मात्राएं 10 होती हैं। कुल मात्राएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। यदि पूछ ले किसके अनुसार, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार मात्राएं आपकी 10 मानी गई हैं। पारंपरिक दृष्टि से स्वरों की संख्या, पारंपरिक मतलब बोलते हैं ना, हमारे तो ये परंपरा में पहले से चला आ रहा है जो, उसको बोलते हैं पारंपरिक दृष्टि से स्वरों की संख्या। तो पहले जो स्वरों की संख्या बताई जाती थी वो कितनी बताई जाती थी? 13 बताई जाती थी। 13 किस प्रकार से? क्योंकि 11 हम अभी पढ़ रहे हैं और उसी में हम अंग और आहा को और जोड़ देंगे 2 स्वरों को, तो कितने हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। लेकिन बच्चे ध्यान रखना, अभी प्रेजेंट में आपसे अगर पूछा जाए तो स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या सर्वमान है 11। कितनी है? सर्वमान 11 ही है। ठीक है, 13 नहीं करेंगे, 11 ही है। अब दो जो अंगहा हैं उनको क्या किया गया, क्या घटित हुआ उनके साथ कि उनको अलग कर दिया, हम आपको अभी बताने वाले हैं। आगत सुर की बात कर लेते हैं। तो आगत सुर जो होता है आपका आंग होता है। आंग मतलब 4 बिंदी वाला आ होता है, लेकिन बिंदी नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि अंगहा का क्या हुआ, तो अंगहा को अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया था। स्वरों से हटा के अंगहा को अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया, अंग और आहा। और अगर आपसे पूछते हैं कि अंगहा को अयोगवाह की श्रेणी में किसने रखा, तो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी के अनुसार अयोगवाह में अंगहा को स्थापित किया गया। इसके बाद जब अंगहा को एक ही जगह रखा गया अयोगवाह में, इसके बाद फिर उनको अलग रखा गया। तो अंग को अनुस्वर कहा गया और आहा को विसर्ग कहा गया। क्या कहा गया? अनुस्वर और विसर्ग की कैटेगरी में इनको बेटा रख दिया गया। तो अंग को अनुस्वर बोल दिया, वहा को विसर्ग बोल दिया। बाकी अयोगवाह की बात करते हैं तो अयोगवाह आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार अंगहा को अयोगवाह में रखा गया। क्लियर हो गया? चलिए, यहाँ आपके स्वरों की बात पूर्ण होती है। स्वरों की हम आपसे पूछें तो आप स्पष्ट रूप से अब हमें बता सकते हैं, और ये आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, व्यंजनों को भागों में बांटा गया। व्यंजनों को कितने प्रकार से किन भागों में बांटा गया, ये हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। व्यंजनों का अध्ययन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। वैसे अगर पूछ लेते हैं तो व्यंजनों का अध्ययन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। कौन कौन प्रकार से होता है हम आपको टिक करके बता देते हैं। स्पष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पष्ट व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, और आपका ऊष्म व्यंजन, और कितने प्रकार से हो गया? स्पष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये आपके 3 प्रकार से हम क्या करते हैं, वर्णमाला है। मुख्य रूप से बोला जाए, अगर पूछ लिया जाता है कि मुख्य रूप से कितने प्रकार से, तो 3 प्रकार से। ये आपको मैंने यहाँ देखो लिख रखा है। ठीक है, तो स्पष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। बाकी हम व्यंजनों का अध्ययन जो करते हैं तो अभी व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में तो हम अध्ययन करते हैं, लेकिन ये जो 2 भाग हैं ये इन्हीं में से, इन तीनों में से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति भी अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन डेवलप होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यंजनों का अध्ययन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, तो अगर आपको ऑप्शन में 3 दिखता है तो बिना कुछ सोचे हिचके ऑप्शन नंबर 3 को क्लिक कर दें। ठीक है, अब बात करते हैं व्यंजनों का अध्ययन। व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है। स्पष्ट व्यंजन पहला, का वर्ग से लेके पा वर्ग तक के सभी वर्ण जो होते हैं आपके स्पष्ट व्यंजन में आते हैं। कौन कौन से? का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के सभी वर्ण। और नंबर दूसरा अंतस्थ व्यंजन, 11 अलावा 4 होते हैं।
ऊष्म व्यंजन या इन्हीं को क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन के नाम से भी हम आपको ऊष्म व्यंजन को जानते हैं। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण के लिए हमें अपना क्या ऊष्मा का प्रयोग करना पड़ता है या मुख वायु को संघर्ष करना पड़ता है, तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन। आगत व्यंजन, विदेश से आए हुए व्यंजन वर्णों को हम क्या बोलते हैं, आगत व्यंजन बोलते हैं। जो आपके दो होते हैं, कौन कौन से, नुक्ता, ये बिंदी जो रखी दिख रही है ये क्या है, नुक्ता। नुक्ता वाला जा और नुक्ता वाला फा, जय और फे, इस टाइप से इनका उच्चारण होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन भी आपके कितने, 4 प्रकार से, संयुक्त व्यंजन भी आपके कितने, 4 प्रकार से होते हैं। कितने, 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से, छत, त्रक, ज्ञा और श्री। संयुक्त व्यंजन मतलब होता है दो वर्णों के संयुक्तन से बने हुए व्यंजन। और छत, त्रक, ज्ञा और श्री वाला स्रा, ये आपके 4 होते हैं क्या, संयुक्त व्यंजन। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमने स्पष्ट व्यंजन जो पढ़े थे, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के स्पष्ट व्यंजन जो हमने पढ़े थे, उसके बारे में थोड़ा सा आप बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के जो व्यंजन होते हैं सभी स्पष्ट व्यंजन होते हैं। का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, का वर्ग में आता है आपका का, खा, गा, घा, ड़ा, कितना हो गया, 5 हो गया। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया, 5 हो गया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, 5 हो गया। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, यानी कि 5 5 5, ठीक है। तो कितने वर्ण होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 गुणे 5 बराबर कितना हो गया, 25। तो 25 वर्ण आपके होते हैं स्पष्ट व्यंजन, ठीक है। अगर स्पष्ट व्यंजनों की संख्या पूछा जाए तो कितने होते हैं, 5 5, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और कुल 5 वर्ग होते हैं, तो 25 वर्ण होते हैं। कितने, 25 वर्ण होते हैं, जिसमें कि प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, देखो यहाँ यहाँ एक लाइन दी हुई है, यहाँ एक लाइन दी है हमने, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण कैसा होता है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो आपका होता है वो कैसा होता है, नासिक होता है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण मतलब ये वाले जो वर्ण होते हैं, ये वाले जो वर्ण होते हैं, ये वाले जो वर्ण होते हैं आपके कैसे होते हैं, ये पांचों नासिक होते हैं। इनको हम नासिक, यमंगर्णम नासिकाचा, क्या बोलते हैं, यमंगर्णम नासिकाचा। ड़ा, इया, ड़ा, ना और मा, ये पांचों वर्ण कैसे होते हैं आपके, नासिक होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिक होता है। पंचम वर्ण नासिक होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पंचम वर्ण कैसा होता है, नासिक होता है। और नासिक होने के अलावा इन नासिक वर्णों की संख्या अगर पूछ लेते हैं तो क्या होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, ड़ा, इया, ड़ा, ना, मा, ये क्या है, 5। तो प्रत्येक वर्ग में पंचम वर्ण क्या होता है, नासिक होता है। और नासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। स्पष्ट व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ये आपके वर्ग हैं, ये आपके वर्ण हैं, ये आपके वर्ण वर्ग हो गए हैं और ये आपके वर्ण हो गए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लेने चाहें तो बेटा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए। संयुक्त व्यंजन जैसा कि हमने अभी आपसे बात हुई थी, छत्र, ज्ञा और श्री वाला स्रा, ये सभी क्या हैं, संयुक्त व्यंजन है। तो इनका निर्माण क्या है, संयुक्त व्यंजन छत्र, ज्ञा और श्री वाला स्रा, तो इनका निर्माण कैसे हुआ, आधा का और पा वाला सा दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, छत्र।
इसमें एक बात ध्यान रखना बेटा, सबसे बड़े कन्फ्यूजन होता है एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपसे तो इस टाइप से हलंत लगा के पूछ लिया जाता है दोनों वर्णों में। इस प्रकार से हलंत लगा लिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है, इस टाइप से पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, तो कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। एक बात बिल्कुल ध्यान से रखना है, जो आपका वर्ण जो होता है, जो वर्ण आपका पहला वाला वर्ण जो होता है वो कैसा होता है, हलंत वाला होता है, आधा होता है। और दूसरा जो वर्ण होता है ये पूर्ण होता है, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, संपूर्ण वर्ण बनाते हैं, संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। तो आधा वाला, आधा का और पा वाला सा दोनों मिलकर छत बनाएंगे। आधा ता और रा मिलके त्रा बनाएंगे। आधा जा और इया मिलके क्या बनेगा, और आधा सलजम वाला सा और रा मिलके श्री बनेगा। ये 4 वर्ण हैं आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर हो गया? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है बेटा, कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग तुरंत हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके कमेंट तुरंत लेंगे और तुरंत आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, इन पर विशेष गौर किया करो और विशेष तरीके से इनको अपन कंप्लीट करेंगे और एकदम याद करेंगे इनको। ठीक है, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन उच्छिप्त व्यंजन या तड़ित व्यंजन या फेंके हुए व्यंजन कहलाते हैं। नुक्ता वाला डा और नुक्ता वाला ढा, ये आपके 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला में अगर आपसे पूछें कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, तो वर्णमाला में कुल संपूर्ण वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या, केवल व्यंजन वर्णों की संख्या पूछ रहे हैं, तो 52 में से आप 11 स्वरों को हटा देंगे तो कितने बचेंगे, 41 बचेंगे। तो जो बच्चे स्वरों को वर्णमाला में से, कुल वर्णों में से स्वरों को हटा दिया 11 को, तो कितने बचे, 41 बड़े, वो क्या कहलाएंगे, व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। बाकी आपके कैसे हैं, अगत व्यंजन हो गए हैं, संयुक्त व्यंजन हो गए हैं, द्विगुण व्यंजन हो गए हैं। बाकी अगर मूल की बात करते हैं तो 33 होते हैं। कुल मूल वर्णों की संख्या, अब वर्णमाला में कुल मूल वर्णों की संख्या पूछ रहे हैं, मतलब स्वरों सहित, तो सब मूल वर्ण क्या हो जाएंगे आपके, 38 हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, सॉरी 48 वर्ण आपके होते हैं। इसके बाद स्पर्श संघर्षी व्यंजन अगर पूछते हैं, ये आपका ट्रेंड वाले क्वेश्चन हैं, ट्रेंड वाले क्वेश्चन जो आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इस टाइप से क्वेश्चन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन अगर आपसे पूछ लेते हैं तो आप चा वर्ग के 4 वर्ण, चा वर्ग के 4 वर्ण जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। देखो, संघर्षी व्यंजन अकेला पूछे तो आपके जो ऊष्म व्यंजन होते हैं सा हा, वो आपके संघर्षी ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन अगर स्पर्श लगा दिया साथ में, ये स्पर्श लगा दिया अगर साथ में, तो स्पर्श मतलब स्पर्श व्यंजन होना चाहिए और संघर्षी भी होना चाहिए। तो चा वर्ग स्पर्श भी है आपका और संघर्षी भी है। तो चा वर्ग के वो भी 4 वर्ण, 5वां छोड़ देंगे, नासिक हो जाएगा वो। ठीक है, तो चा वर्ग के 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं, चा छा जा झा। और नहीं होता तो कौन सा नहीं होता, इया नहीं होता है, इया नहीं होता है। ठीक है, इया को नहीं रखा जाता क्योंकि वो नासिक होता है आपका। तो 4 वर्ण कौन कौन से हैं, चा छा जा झा। इस बात को बिल्कुल विशेष तौर पे गौर से याद कर लेना बेटा। ठीक है, इसके बाद और बात करते हैं तो समव्रत स्वर, समव्रत स्वर देख लेते कौन कौन से होते हैं। समव्रत मतलब व्रत के समान, जिनके उच्चारण में व्रत के समान आपका मुंह का आकार बने, जैसे ई उ ई उ ऊ, मतलब व्रत के समान गोल मुंह को, चोंच को, अपने जो चोंच होते हैं होठों को अंदर की ओर जाना और बाहर की ओर लाना, ये क्या है आपके समव्रत हैं, जिनमें आपके दोनों ओठ मिलकर एक व्रत की आकृति करके बाहर की ओर खींचते हैं या अंदर की ओर। जैसे उच्चारण करेंगे ई, अंदर की ओर जा रहा है ना, ई,
बाहर की ओर जा रहे हैं, उ अंदर की ओर, ऊ बाहर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, क्या कहलाते हैं, समृद्ध स्वर कहलाते हैं। इसके बाद अर्ध समृद्ध ए और ओ होता है, जिनमें ए ओ आधा वृत्त के समान आपका मुंह की आकृति बने। विवृत मतलब पूर्णतः आ, पूरा मुंह खुल जाए वृत्त के समान, आ तो क्या होगा, बड़ा आ होगा। अर्धविवृत मतलब आधा, आ, ऐ, औ और आ, ये आपके चार अर्धविवृत होते हैं। अर्ध स्वर क्या होता है, या और वा, या ओ और वा को अर्ध स्वर बोलते हैं। यहाँ आप बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अर्ध स्वर क्या है, अर्ध स्वर क्या है, या और वा, ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद अर्ध अर्ध स्वर भी पूछ लिया जाता है, तो वा को अर्ध अर्ध स्वर बोला जाता है। इसके बाद लुंठित व्यंजन पूछा गया, तो लुंठित व्यंजन रा होता है, और पार्श्विक व्यंजन पूछें तो ला होता है। देखिए लुंठित व्यंजन में यहाँ रा नहीं है, जहाँ ला है वहाँ रा है, और जहाँ ला नहीं है वहाँ ला है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं इनको। तो लुंठित व्यंजन क्या है, आपका रा है, और पार्श्विक व्यंजन ला है। इसके बाद बात करते हैं अमानक वर्ण की, तो अमानक वर्ण जो आपका होता है भाव को माना जाता है, भाव वालों को आपका अमानक वर्ण कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ कैसा लगा आप लोगों को आज की क्लास में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट श्रृंखला में नए क्वेश्चन वर्णमाला के अतिरिक्त थ्योरिकल क्लास के साथ। अभी आपको वर्णमाला में और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गई हैं, जैसे कि जीवा के आधार पर उच्चारण स्थान वर्णमाला में वर्णों के उच्चारण स्थान आपको एक न्यू ट्रिक के जरिए यही क्लास में यहीं के यहीं याद कराएंगे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, खाते पीते रहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सभी लोग कमेंट करें। आपके कमेंट से ही हमें मालूम चलेगा कि आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है। हम तुरंत आपका कमेंट लेंगे, तुरंत आपको जवाब देंगे। चलिए, चैनल पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तहे दिल से आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। एकेडमिक हाइट्स विथ HP सर के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हिंदी यहाँ से आपकी संपूर्ण होगी, एक भी क्वेश्चन हम यहाँ से एग्जाम में बाहर नहीं जाने देंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े बड़े क्वेश्चन तक हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, चलिए जुड़े रहिए, सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।